नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं एनआईओएस की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यार्थियों को परियोजना लेखन के विषय में कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगी जिनका अनुकरण करके, जिनका अनुपालन करके आप उसका लेखन बहुत आसानी से कर सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय में एक पाठ है परियोजना लेखन। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोग परियोजना लेखन नाम सुनते ही डर जाते हैं। आपको लगता है शायद ये बड़ा जटिल, रूखा और गंभीर सा विषय है जिस पर काम करना आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। पर मैं आपको ये बात बता दूं, ये आश्वासन दे दूं कि ये पाठ देखने में जितना कठिन लग रहा है, जब आप पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं खेल ही खेल में कर सकता हूँ। तो आइए हम पहले ये जानें कि परियोजना है क्या, तभी उसके लेखन के विषय में विचार होगा। परियोजना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और योजना। परि उपसर्ग है, योजना मूल शब्द है। योजना का आप जानते हैं किसी भी काम को विचार पूर्वक करना, पहले से ही उसके बारे में एक कल्पना, एक संकल्पना बना लेना कि हम इस काम को इस तरह से करेंगे। वो योजना है हमारी जो हम भविष्य के लिए बनाते हैं। किसी काम को सही तरीके से करने के लिए अपने मन में जो संकल्पनाएं, विचार, धारणाएं हम बनाते हैं वो योजना है। और परि का तात्पर्य है पूरी तरह से, यानी ऐसी योजना, ऐसा विचार जो अपने में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। परियोजना का तात्पर्य हुआ एक ऐसी योजना, एक ऐसा विचार जो पूरी तरह से, जिस पर विचार किया गया और ये पाया गया कि अगर इस पर हम इस तरह से काम करें तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो परियोजना लेखन का तात्पर्य हुआ किसी समस्या, किसी विषय पर इस तरह से विचार करना कि उस समस्या को पूरी तरह से निपटाया जा सके। तो परियोजना लेखन का तात्पर्य हुआ विचार पूर्वक किया गया काम। आइए परियोजना लेखन के विषय में जानने से पूर्व हम ये जानें कि इस परियोजना के लिए काम कैसे करते हैं, ये वास्तव में है क्या। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बिछाई गई हैं, मेट्रो लाइन बिछाई गई हैं। ये मेट्रो लाइन जब बिछाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो उससे पहले सरकार इन पर एक योजना बनाती है, परियोजना। अंग्रेजी में परियोजना को प्रोजेक्ट कहते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को प्रकाश में लाना या प्रकाशित करना। तो मेट्रो प्रोजेक्ट में उन्होंने पहले विचार किया, धारणा बनाई कि ये किन किन रास्तों से होकर जाएगी, फिर वहाँ की ज़मीनें कैसे ली जाएंगी, उन पर कैसे पटरियाँ बिछेंगी, उन पर इंजीनियरिंग का कैसे काम किया जाएगा, कितना पैसा उस पर खर्च होगा, कौन कौन सी सरकारें, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार उसमें अनुदान देंगी, उससे कितनी आय होगी, कितने यात्रियों को उससे लाभ होगा, फिर इनको बनाने में कितना समय लगेगा। तो ये सब योजना उसको शुरू करने से पहले बनाई गई। तो इस प्रकार से जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको परियोजना या अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। और इनके हर एक बिंदु पर पहले विचार कर लिया जाता है और उस विचार को करने के बाद उनको कार्य रूप दिया जाता है। तो जो भी परियोजना लेखन हम करते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं कि सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए ये परियोजनाएं चला रही है। तो ऐसी ही परियोजनाएं आप विद्यार्थियों को भी अपने पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों के लिए दी जाती हैं। और केवल पाठों के लिए नहीं, आपके जो पाठों के अतिरिक्त, पाठ के अंतर्गत जो विभिन्न ज्ञान आपको दिया जाता है, भले ही वो व्याकरण का हो या साहित्य का हो या सामाजिक विषयों का हो या
बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को लेकर हो, तो उन पर आपको जो परियोजना कार्य दिया जाता है, हमें उस पर विचार करना है। तो परियोजना लेखन इन्हीं सब चीज़ों पर किया जाता है। परियोजनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, पर मुख्य रूप से दो होती हैं। एक होती है समस्या प्रधान, दूसरी होती है शैक्षिक। समस्या प्रधान क्या है कि जैसे पेयजल की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, दहेज प्रथा की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं समाज में रहती हैं, प्रदूषण की समस्या है। तो इन समस्याओं पर जब समयबद्ध रूप से सरकार पूरी तरह से विचार करती है और एक संगठन बनाकर उनको ये कार्य सौंप देती है कि आप इस पर परियोजना बनाइए, जब परियोजना पूरी तरह से बन जाती है तब उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। तो ये आपकी है समस्या प्रधान परियोजना। दूसरी प्रकार की परियोजनाएं जो आप विद्यार्थियों से संबंधित होती हैं, वो शैक्षिक परियोजनाएं होती हैं। आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो आपकी हिंदी की पुस्तक है, उसमें अनेक पाठ हैं। उनमें से कोई भी पाठ मान लीजिए आपने लिया, उस पर परियोजना बनाने के लिए दी गई। जैसे कबीर का ही पाठ है, तो आपने उसमें से कबीर के कुछ दोहों का संकलन किया। अपनी पुस्तक के अलावा भी आपने अन्य पुस्तकों से, जहाँ कबीर के साहित्य से, उसके अन्य दोहों का भी संकलन किया, या आपने अन्य कबीर के समय के अन्य कवियों के उन्हीं विषयों से संबंधित दोहों का भी संकलन किया। फिर तुलनात्मक रूप से आपने देखा कि कबीर जो कहना चाह रहे हैं या अन्य कवि जो कह रहे हैं, उनमें क्या समानता है, क्या अंतर है। फिर कबीर ने जो कुछ कहा है, क्या वो आज भी प्रासंगिक है। कबीर ने जो कहा, कबीर आप जानते हैं कि स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, वह हृदय से, बुद्धि से बहुत शिक्षित थे। उन्होंने जो भी बात की है वो अनुभवजन्य है। उन्होंने जो कुछ देखा चारों ओर, जो उन्होंने महसूस किया, जो उनके अपने जीवन पर बीता, उसे उन्होंने दोहों का स्वरूप दिया। तो हम उन दोहों में जो विचारधारा व्यक्त की गई है, जब उसकी तुलना करते हैं आज के समय से, प्राचीन काल से, उनके वक्त से, तो हम पाते हैं कि जो बातें कबीर ने सैकड़ों साल पहले कही थी, वो आज भी उतनी ही सही हैं और समाज में वो बुराइयां आज भी हम देखते हैं। तो परियोजना कार्य जब आप बनाएंगे तो आप पहले दोहों का संकलन करेंगे, अन्य कवियों के तुलनात्मक दोहे लेंगे, फिर उनके विषय में अपने विचार देंगे। यानी जब हम परियोजना बना रहे हैं तो अनेक तथ्यों को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। और इसके पश्चात हमने देखा कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार आज भी सही हैं, किस रूप में हैं। आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर समाज में कितने झगड़े होते हैं। तो कबीर ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी कि अगर इस संकीर्ण विचारधारा से हम बाहर नहीं निकले तो ये हमारे लिए एक झगड़े का विषय हो सकता है। तो कबीर की विचारधारा समाज के लिए कितनी उपादेयी है, और जो बात वो सैकड़ों साल पहले देख सके थे, वो आज के समय के अनुसार भी सत्य सिद्ध हो रही है। तो जब आप कबीर पर परियोजनाएं बनाएंगे तो आप इन सब बातों का जिक्र करेंगे। इन सब बातों पर, इन सब तथ्यों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अन्य विद्वानों ने कबीर के विषय में क्या कहा है, आप क्या अनुभव करते हैं, उनकी भाषा, उनकी शैली आपको कैसी लगती है, वो आपके लिए कितनी उपयोगी है, वो आपको क्या प्रेरणा देते हैं, आप किस प्रकार से अपनी परियोजना को तैयार करेंगे, कितने सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुति देंगे। इन सब बातों पर पूरी तरह विचार करके आप अपने पाठ के आधार पर एक परियोजना तैयार करेंगे। तो परियोजना कार्य में व्यापकता होती है। आप ये समझिए, परियोजना इसी प्रकार भिन्न है। जैसे आप केला खाते हैं
तो छिलका छीला, केला आपने खा लिया, सेब लिया आपने, धोया और खा लिया। लेकिन अगर आपको अनार खाना है तो आपको उसे छीलना पड़ेगा। उसके दाने निकालने के लिए अंदर से भी उसको छीलकर फिर वो खाने योग्य बनेगा। और अन्य जैसे तरबूज आपको खाना है तो पहले आप उसके बड़े टुकड़े करते हैं, फिर उस बड़े के छोटे टुकड़े करते हैं। तो परियोजना भी इसी प्रकार है कि जो आपका मुख्य विषय है आप उसको छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं और प्रत्येक खंड पर विचार करते हुए आगे आप बढ़ते हैं। यानी परियोजना का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। तो परियोजना अपने में एक विशिष्ट प्रकार का लेखन है जो अन्य सामान्य लेखन से थोड़ा भिन्न है और इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है, भावनाओं के लिए कम स्थान होता है। साहित्यिक जो हमारी गतिविधियां हैं या परियोजनाएं हैं उनमें भावनाओं का स्थान तो है, पर मुख्य तौर से हमें उसके तथ्यों पर विचार करना है, उसके कारणों पर विचार करना है। अब जैसे आपके यहाँ पाठ है कुटज, मान लीजिए कुटज पर ही हमें परियोजना बनानी हो तो पहले हम देखेंगे कि कुटज क्या है, कहाँ है, उसके बारे में लेखक ने क्यों सोचा है, किस तरह से वो हमें प्रभावित करता है, क्या उसका वर्णन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो किस तरह से हमारे लिए प्रेरक हो सकता है, उसकी स्थिति किस तरह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जैसे हजारी प्रसाद जी ने बताया कि कुटज जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में मिलता, बड़े रूखे सूखे जंगलों में पैदा होता है और किस प्रकार बिना जल के भी ज़मीन से बहुत गहराई से पानी खींच लेता है और फिर वो फूलों से लद जाता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं, उनके बीच में भी हमें सारी कठिनाइयों पर विजय पाते हुए आगे बढ़ना है, खुद को प्रसन्न रखना है और दूसरों को भी प्रसन्नता देनी है। तो जब हम किसी भी पाठ के विषय में पूरी तरह से विचार करते हैं, क्या है, कब है, क्यों है, कैसा है और उसके क्या क्या प्रभाव समाज पर पड़ते हैं, वो किस तरह मानव जीवन को उपादेय बनाता है, कैसे प्रेरणा देता है, तो जब इतने सांगोपांग तरीके से हम किसी भी विषय पर विचार करते हैं तो वो विषय हमारे लिए परियोजना लेखन का विषय बन जाता है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब हम किसी समस्या प्रधान विषय पर ही विचार करते हैं, पेयजल की समस्या है तो मान लीजिए उस पर हमें कुछ बनाना, उस पर हमें परियोजना बनानी है तो हम किसके बारे में बात करेंगे? पानी एक प्राकृतिक स्रोत है, वो ऐसा नहीं है कि उसे हम बना सकते हैं, वो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और उसकी एक सीमा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि धरती जल से परिपूर्ण है, पर उसमें से 90% जल ऐसा है जो पीने के योग्य नहीं है। केवल 10% से लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना काम चलाना है। तो प्रत्येक देश में, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में भी आप देखते हैं पेयजल की कितनी समस्या है। मान लीजिए पेयजल की समस्या पर हमें परियोजना बनानी है तो आप पहले देखेंगे कि पेयजल कितना है, एक व्यक्ति को पीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता। मोटे तौर पर ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक दिन में 7 लीटर पानी की ज़रूरत होती है अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो उपलब्ध है वो बहुत कम है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि ये जो प्राकृतिक जल स्रोत था ये धीरे धीरे कम पड़ता चला गया? बहुत सारे कारण थे। क्या हुआ कि जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, हमारे जो जल स्रोत हैं वो उतने ही हैं जितने पहले थे और उस पर जनसंख्या का दबाव पहले से कई गुना बढ़ गया। जब हम आज़ाद हुए 33 करोड़ थे और अब हमारी जनसंख्या 1.25 अरब। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक एक आदमी के हिस्से में
वो जल कितना कम आ रहा है। फिर हमने क्या किया, पेयजल का सही प्रयोग नहीं करते, बर्बादी करते हैं जल की। फिर सूखा पड़ जाता है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। तो फिर जो ज़मीन में जल, संचित जल है, वो बहुत अधिक खींच लेने से, बहुत अधिक उसका उपयोग करने से उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। आपको पता होगा, अखबारों में छपता भी रहता है कि पंजाब में जब ट्यूबवेल लगे तो खेती के लिए, सिंचाई के लिए बहुत अधिक सुविधा हो गई। पर धीरे धीरे अब ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि उन ट्यूबवेल्स के लिए अब पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो जो जल ज़मीन के अंदर था उसका स्तर बहुत नीचे चला गया। ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसका जो मतलब स्तर है वो बहुत कम हो गया है। तो उसकी वजह से अब ट्यूबवेल भी वहाँ ठीक से काम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि हम प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर प्रदूषण के लगातार बढ़ने से जो पेयजल की स्थिति है वो और भी अधिक दयनीय हो गई है। जो पानी, पीने योग्य पानी पहले ही कम था, उसमें भी प्रदूषण के कारण उसकी भी गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है। पीने योग्य पानी में से भी बहुत कम पानी ऐसा है जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो। अब परियोजना आप कार्य कर रहे हैं, आपको ये सब आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? ये सब परियोजना कार्य करने के लिए आपको अखबारों का, पत्रिकाओं का, पुस्तकों का, गूगल का, वाईफाई का, अपने मित्रों का, पुस्तकालय का, इनका सहयोग लेना होगा। जैसे खेल खेल में चीज़ें, जो भी कुछ हम सीखते हैं बड़ा आनंददायक लगता है, ऐसे ही परियोजना को भी हमें खेल का रूप देना चाहिए। कैसे? जब अखबारों की कतरन आप लाते हैं, मान लीजिए पेयजल की समस्या पर आप परियोजना बना रहे हैं, आप अखबार की कतरन लाते हैं, कटिंग लाते हैं, उसमें आप चित्र दिखाते हैं कि सूखे की वजह से ज़मीन कैसे फट गई है, दरारें पड़ी हुई हैं, वो चित्र आप चिपका रहे हैं। फिर आप ऐसे चित्र ला रहे हैं जिसमें लोग कतार में खड़े हुए हैं, एक घड़ा, एक बाल्टी पानी भरने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग कितने अधिक परेशान हैं, पानी की कितनी कमी है। मीलों दूर चल के औरतें जाती हैं, आदमी जाते हैं, तब कहीं एक घड़ा या एक बाल्टी पानी उन्हें मिल पाता है। उसके और भी कारण हैं, जैसे आप देखिए जो पारंपरिक हमारे जल स्रोत थे, तालाब थे, कुएं थे, उन पर अब हमने बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। तालाब धीरे धीरे सूख गए, कुओं का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया। तो जो लोगों के उपलब्ध साधन थे पेयजल के लिए, जो जल स्रोत थे, उनमें भी धीरे धीरे कमी आ गई। तो आप कोई भी परियोजना बनाने के लिए देखेंगे कि मूल विषय जो उसका है, उसके वो क्या है, उसकी कमी के क्या कारण हैं, उसे बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यानी हमें उनके कारणों पर, उनको दूर करने के समाधानों पर, सुझावों पर, उनके आंकड़ों पर, उनके चित्रों पर, जो भी जहाँ से हमें मिल सकते हैं, उन सब स्रोतों को तलाशना होगा। और जब हम अखबार पढ़ते हैं किसी समस्या से संबंधित परियोजना बनाने के लिए, या कतरन लाते हैं, अखबार की कटिंग लेते हैं, तो उसके वजह से आपने अखबार भी देखा। फिर जब आपने देखा कि इतने लोग पानी को लेकर परेशान हैं और आप तो एक मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके मन में ये इच्छा होती है, आपको अंदर से तकलीफ़ होती है कि हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिलता और हम पानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। तो आप लोगों से अब परियोजना बनाने के माध्यम से आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपके मन में
समानुभूति पैदा हो रही कि स्थिति में अगर आप हों तो आपको कैसा लगे। आपको अखबार अब अच्छा लगने लगा है। पहले आप अखबार आप पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब आप अखबार पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है अरे अखबार में खाली ऐसे ही खबरें नहीं होती, ये हमें देश विदेश के कितने समाचारों से, कितनी समस्याओं से अवगत कराता है। और ये प्रमाण है, जब आप परियोजना बना रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है आपके पास अपनी समस्या को सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए। आप पुस्तकालय में जाते हैं, पुस्तकों से अध्ययन करते हैं, आपके किसी मित्र को उसकी जानकारी है, उससे जानकारी लेते हैं, आप अपने अध्यापक से पूछते हैं, आप किसी विशेषज्ञ से पूछते हैं। तो परियोजना बनाने के लिए आपको अनेक स्रोतों को टटोलना पड़ता है, और जैसे जैसे स्रोतों को आप टटोलते हैं आपका ज्ञान लगातार बढ़ता जाता है और शिक्षा के प्रति आपकी रुचि बढ़ने लगती। फिर जो मज़ा आपको खेल खेलने में आता है, जो मज़ा आपको कॉमिक पढ़ने में आता है, जो मज़ा आपको कहानी पढ़ने में आता है, उससे ज़्यादा आनंद आपको परियोजना बनाने में आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ये भी आपके लिए एक खोज का विषय बन गया है। आपकी जो अंदर की ज्ञान पिपासा है वो उसके माध्यम से शांत हो रही है। आपके मन में नई से नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो रही। परियोजना लेखन के बड़े ही फायदे। आपकी जो भाषा है वो समृद्ध होती चली जाती। आप देखते हैं कि आप तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप तो सीधी सरल भाषा में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। आपने देखा अखबार की भाषा अलग थी, पुस्तक की भाषा अलग थी, बोलने वाला अपनी भाषा में कुछ और कह रहा है। फिर आप देखते हैं कि आपने देखा गुजरात में, महाराष्ट्र में पानी की ज़्यादा कमी है, वहाँ के लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने तरीके से। तो दूसरी भाषाओं के प्रति भी आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सम्मान उत्पन्न होता है। तो आपका जो मन है, आपकी जो विचारधारा है वो लगातार विकसित हो रही, आपका ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। आप एक योजनाबद्ध तरीके से सोचने लगे, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अभी तक आप भावुक होकर सोचते थे, पर आपने परियोजना लेखन क्या सीखा? आप चीज़ों के प्रति बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से देखने लगेंगे। आपके दृष्टिकोण बहुत तार्किक हो जाता है, तर्क संगत तरीके से आप बात करते हैं, आप चीज़ों की गहराई में जाने लगते हैं, आप समस्या के मूल पर विचार करते हैं कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया, कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे इसको शुरू से ही समाप्त कर सकें, कैसे हमें अन्य स्रोतों की सहायता लेनी है। पेयजल की समस्या आपकी हमारी सबकी समस्या है, लेकिन इसमें हमें अनेक संस्थाओं की सहायता भी चाहिए। नदियों से हमें प्रदूषण समाप्त करना है, हमें जल स्रोतों को बढ़ाना है, या जहाँ पर तालाब सूख गए हैं, कुएं नहीं हैं, नलों की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ हमें सरकारी संस्थाओं की सहायता की आवश्यकता है। तो आप देखते हैं कि एक समस्या के समाधान के लिए आपको कितने लोगों से संपर्क करना पड़ता है। तो परियोजना लेखन एक योजनाबद्ध तरीके से समस्याओं पर बड़ी गहरी तरीके से विचार करने का काम हमें सिखाता है। यानी परियोजना लेखन ने हमें एक बेहतर नागरिक बनाया, एक बेहतर इंसान बनाया, एक बेहतर विद्यार्थी हमें बनाया, और इस लेखन के माध्यम से हमने न केवल परियोजना लेखन सीखा, अपितु बहुत सारे गुण इसके माध्यम से हमने प्राप्त कर लिए। तो विद्यार्थियों, मैं ऐसा समझती हूँ कि आपने इस पाठ के माध्यम से परियोजना लेखन के बारे में लाभदायक जानकारी प्राप्त की होगी, और आप परियोजना लेखन को अब एक बोझ नहीं समझेंगे, बल्कि उत्साहपूर्वक उसमें भाग लेकर उसे अच्छा और बेहतर बनाएंगे।
धन्यवाद।